2022 जब पूरी दुनिया की नज़रें रशिया यूक्रेन वार पर जमी हुई थी, तभी एक और कंट्री सीक्रेटली अपनी ताकत बढ़ा रहा था। ये है नॉर्थ कोरिया। 2022 में नॉर्थ कोरिया ने 90 मिसाइल्स टेस्ट किए, जिनमें 8 मिसाइल्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स थे। यानी उनकी रेंज इतनी ज़्यादा थी कि वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक अपने टारगेट पर बिल्कुल परफेक्ट हिट कर सकते थे। और फिर 24 मार्च 2022 के दिन नॉर्थ कोरिया को सबसे बड़ी कामयाबी मिली। उनकी एक मिसाइल ज़मीन के एटमॉस्फेयर से 6000 किलोमीटर ऊपर गई और जापान के आइलैंड होकाइडो के करीब सी ऑफ जापान में जा गिरी। नॉर्थ कोरिया के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी थी। मिसाइल्स की ट्रैजेक्टरी यानी मिसाइल किस एंगल में है और उसकी स्पीड और टाइम को देखा जाए तो एक्सपर्ट्स कहते हैं ये मिसाइल 15,000 किलोमीटर की रेंज में अपने टारगेट को बिल्कुल ठीक निशाने पर ले सकती है, जिसका मतलब है कि नॉर्थ कोरिया के निशाने पर अब उसके सारे दुश्मन हैं, जिनमें साउथ कोरिया, जापान और डेफिनेटली अमेरिका भी रेंज में है। दरअसल जियोग्राफिकली देखा जाए तो अमेरिका बाकी दुनिया से काफ़ी दूर है। उसके वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों साइड से ओशियन है। अगर वेस्ट से देखें तो बीच में 5000 किलोमीटर का अटलांटिक ओशियन है और अगर ईस्ट से देखें तो ये करीब 10,000 किलोमीटर का पैसिफिक ओशियन है। बाकी दुनिया से इतना दूर होने की वजह से अमेरिका हमेशा फ़ायदे में रहा है और इसी दूरी की वजह से किसी भी कंट्री ने कभी भी अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया था तो वो भी सिर्फ यहाँ खड़ी अमेरिकन फ्लीट तक पहुँच पाया था। लेकिन नॉर्थ कोरिया की नए मिसाइल्स की टेस्ट के बाद अमेरिका की नींदें उड़ी हुई हैं। टेस्ट के अगले ही दिन साउथ कोरिया और अमेरिका इस एरिया में जॉइंटली पेट्रोलिंग करते रहे। इन इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स का मतलब ये था कि अब अमेरिका की सारी स्टेट्स नॉर्थ कोरिया की मिसाइल रेंज पर हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक वजह है जिसके बिना पर नॉर्थ कोरिया पर अटैक करना इतना मुश्किल है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिनको सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों इस कंट्री को कॉन्क्वेर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। This morning, nuclear tensions between the U.S. and North Korea escalating. U.S. officials have confirmed that overnight North Korea launched an intercontinental ballistic missile, ICBM, capable of reaching Alaska. दो 2022 में नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ यही इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स टेस्ट नहीं किए थे, बल्कि 4 अक्टूबर को नॉर्थ कोरिया ने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी टेस्ट किया था, जो जापान के ऊपर से होता हुआ पैसिफिक ओशियन में नॉर्थ कोरिया से 4600 किलोमीटर दूर जा गिरा। इस मिसाइल टेस्ट के बाद नॉर्थ कोरिया अब कैपेबल हो चुका था कि वो अपने करीबी दुश्मन जैसे जापान, साउथ कोरिया और गुआम में बनी अमेरिकन बेसिस को वक्त आने पर टारगेट कर सके। और अब साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका के लिए परेशानी वाली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया का अगला मिशन टैक्टिकल मिसाइल्स बनाना है और इस मिसाइल टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम जारी है। टैक्टिकल और आम स्ट्रेटेजिक मिसाइल में थोड़ा फर्क होता है। सबसे पहले तो टैक्टिकल मिसाइल भी स्ट्रेटेजिक मिसाइल की तरह न्यूक्लियर मटेरियल कैरी कर सकते हैं, लेकिन ये आम मिसाइल के मुकाबले में बहुत ही छोटे और शॉर्ट रेंज होते हैं। इनका मकसद बैटलफील्ड में मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना होता है और दूसरा, इनको चलाने के लिए सबमरीन या जेट की ज़रूरत भी नहीं होती। इन्हें नॉर्मल मिसाइल व्हीकल से भी चलाया जा सकता है। और तीसरा, जिस तरह लॉन्ग रेंज मिसाइल को चलाने के लिए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए होता है, वैसा नहीं है। टैक्टिकल मिसाइल को चलाने के लिए बैटलफील्ड में मौजूद कमांडर की परमिशन ही काफ़ी होती है। अगर नॉर्थ कोरिया ये मिसाइल्स बना लेता है तो वो अमेरिका और साउथ कोरिया के लिए और भी ज़्यादा सरदर्द होगा, क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया की इन ममालिक से जंग हो जाती है और नॉर्थ कोरिया अमेरिका पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल से हमला करता है तो जवाब में अमेरिकन सबमरीन्स भी 2 से 3 मिसाइल में नॉर्थ कोरिया को मुकम्मल तबाह कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नॉर्थ कोरिया सिर्फ टैंक्स, जेट और मैन पावर के दम पर जंग लड़ता है तो अमेरिका आसानी से चंद ही हफ्तों में ये जंग जीत जाएगा, क्योंकि अमेरिका के करीब 30,000 फौजी साउथ कोरिया में, 50,000 जापान में और 22,000 गुआम में मौजूद हैं और इनके पर्ल हार्बर की बेस भी है जहां अमेरिका के करीब 2,000 जेट्स हर वक्त तैयार रहते हैं। नॉर्थ कोरिया ये तो जान चुका है कि न्यूक्लियर वेपन्स ना होने की सूरत में वो अमेरिका से नहीं लड़ सकता,
मगर न्यूक्लियर वेपन्स के साथ खतरा यह है कि बदले में अमेरिकन सबमरीन्स भी नॉर्थ कोरिया पर हमला करेंगी। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया अब टैक्टिकल मिसाइल्स बना रहा है ताकि वो जापान, साउथ कोरिया और हवाई में अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर सके और इस तरह अमेरिका की सारी आर्मी न्यूट्रलाइज हो जाएगी, क्योंकि इस पूरे रीजन में अमेरिका की कोई और बेस मौजूद नहीं है। अगर अमेरिका अपनी रिजीम चेंज करने की पॉलिसी को बरकरार रखते हुए किम जोंग की हुकूमत को गिराने या उसे असासिनेट करने की कोशिश करता है तो उसे इन टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक मिसाइल का सामना भी करना पड़ेगा। न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने वाले मिसाइल्स के अलावा भी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से बचा हुआ नहीं है। आज कोरियन वार को 70 साल हो चुके हैं। जब से इन दोनों ममालिक के बीच जंग बंदी हुई है तब से नॉर्थ कोरिया ने बॉर्डर्स को मिलिटराइज कर दिया है। वहां आर्टिलरी और दीगर जंगी हथियारों को नस्ब किया गया है, जिसके बाद साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल, जो कि नॉर्थ कोरिया से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जिसमें 26 मिलियन लोग रहते हैं, जो कि करीब साउथ कोरिया की 50% पॉपुलेशन बनती है, वो सब नॉर्थ कोरिया की हज़ारों आर्टिलरीज की रेंज में होंगे। अगर साउथ और नॉर्थ कोरिया में जंग शुरू होती है तो विद इन मिनट्स सियोल कैपिटल के लाखों लोग आर्टिलरीज की जद में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अगर दोबारा फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है तो इस बार लोगों की तादाद पिछली बार से कहीं ज़्यादा होगी। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन से रास्ते हैं जिनसे इस फुल स्केल वार को अवॉइड किया जा सकता है। अगर आप ये समझते हैं कि नॉर्थ कोरिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाकर इसे काबू किया जा सकता है तो माफ़ कीजिएगा, आप गलत हैं। नॉर्थ कोरिया पर पहले ही काफ़ी सैंक्शंस लगी हुई हैं। वो एक आइसोलेटेड कंट्री है। जो भी मुल्क अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हैं वो उसके साथ ट्रेड नहीं करते। और दूसरी बात, चाइना की वजह से नॉर्थ कोरिया को कम्प्लीटली आइसोलेट करना नामुमकिन है। अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद भी चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड करता आ रहा है और करीब नॉर्थ कोरिया अपना 90% इंटरनेशनल ट्रेड चाइना के साथ ही करता है। चाइना के नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड करने की कई वजूहात हैं, जिनमें सबसे पहले तो ये कि नॉर्थ कोरिया और चाइना एक दूसरे के ऑफिशियल एलाइज हैं। उनका आपस में एक डिफेंस एग्रीमेंट है कि अगर उन दोनों में से किसी भी मुल्क पर हमला होता है तो वो दोनों मुल्कों पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। और उसके बाद भी अगर आप जियोपॉलिटिकल बॉर्डर्स को चाइना के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि चाइना के आसपास वाले सभी ममालिक जैसे जापान, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम, ये सारे अमेरिकन एलाइज हैं और इंडिया भी अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। इसलिए चाइना को एलाइज की ज़रूरत है, वरना वो यूएस इन्फ्लुएंस्ड स्टेट्स के बीच में फंस जाएगा। चाइना की ये खुशकिस्मती है कि अफगानिस्तान और रशिया एंटी अमेरिकन्स हैं। अमेरिका की दुनिया भर में 800 मिलिट्री बेसेस हैं, लेकिन किसी ऐसे कंट्री में बेसेस नहीं है जिसका बॉर्डर डायरेक्ट चाइना के साथ हो। इस वक्त चाइना के सबसे करीब अमेरिका की बेसेस साउथ कोरिया में है, जहां 30,000 अमेरिकन आर्मी मौजूद है। इसलिए नॉर्थ कोरिया एक बफर स्टेट की तरह काम कर रहा है चाइनीज मेनलैंड और अमेरिका की बेसेस के बीच। बफर स्टेट उस न्यूट्रल स्टेट को कहा जाता है जो दो दुश्मन ममालिक के बीच में होती है। चाइना और नॉर्थ कोरिया की दोस्ती में चाइना को भी 3 खतरात का सामना है। सबसे पहला खतरा है कि अगर किसी भी वजह से नॉर्थ कोरिया बैंकरप्ट हो जाता है तो उसकी पॉपुलेशन साउथ की तरफ जाने की कोशिश करेगी, लेकिन नॉर्थ और साउथ के बॉर्डर्स तो लैंड माइन्स से भरे पड़े हैं, इसीलिए वहां जाना पॉसिबल नहीं है और बाकी बचता है चाइना। और दूसरा खतरा इस चीज़ से रिलेटेड ये है कि इन रेफ्यूजी क्राइसिस की वजह से साउथ कोरिया और अमेरिका को एक चांस मिल सकता है कि वो नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री बेसिस पर कब्जा कर लें, और ये चाइना को गवारा नहीं होगा क्योंकि उसके बाद अमेरिकन बेसिस डायरेक्ट चाइना के बॉर्डर्स पर होंगी। और तीसरा खतरा है कि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर वेपन से भरा पड़ा है। अमेरिका और रशिया के बाद सबसे ज़्यादा केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स भी नॉर्थ कोरिया के पास ही हैं। अगर नॉर्थ कोरिया कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है तो चांस है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हासिल हो जाएं और वो उनको चाइना के आसपास वाले ममालिक में उन्हें नस्ब कर ले ताकि उन्हें चाइना के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए चाइना नॉर्थ कोरिया को फाइनेंशियली और मिलिट्रीली सपोर्ट करता आया है। अब तक जो चीज़ें नॉर्थ कोरिया को अनडिफीटेबल बना रही थी वो उसकी मिसाइल कैपेबिलिटीज और चाइना के साथ रिलेशंस थे, लेकिन एक और चीज़ भी है जिस वजह से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से ज़्यादा मजबूत है।
فی الحال تو ساؤتھ کوریا کی پاپولیشن نارتھ کوریا سے زیادہ ہے، لگ بھگ ڈبل، لیکن فیوچر میں ساؤتھ کوریا کی آبادی کم ہونے والی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ ہے لو فرٹیلٹی ریٹ۔ ساؤتھ کوریا کے اندر برتھ ریٹ ہے تقریباً 1.1، جبکہ نارتھ کوریا کے اندر برتھ ریٹ ہے 2، مطلب آلموسٹ ڈبل۔ آپ یہ پاپولیشن پیرامڈ دیکھیں، جس میں نارتھ کوریا لیفٹ سائڈ پر ہے اور ساؤتھ کوریا رائٹ سائڈ پر، جس میں کلیئرلی دکھ رہا ہے کہ ساؤتھ کوریا کی ٹوٹل پاپولیشن نارتھ کوریا کے مقابلے میں ڈبل ہے، لیکن ان دونوں ملکوں کی ینگ پاپولیشن بالکل سیم ہے۔ اس کا کلیئرلی مطلب یہ ہے کہ نارتھ کوریا اگلے 20 سے 30 سالوں میں آبادی کے لحاظ سے ساؤتھ کوریا کے برابر آ جائے گا۔ بڑھتی آبادی نارتھ کوریا کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی، کیونکہ اس سے آرمی میں اضافہ ہوگا اور آرمی مضبوط ہوگی، اور یہی سب وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نارتھ کوریا کو ڈیفیٹ کرنا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ نارتھ کوریا فیوچر میں امریکہ کو مزید سرپرائزز بھی دے، کیونکہ فی الحال نارتھ کوریا بڑی تیزی کے ساتھ نیوکلیر میزائل کیپیبلٹی بڑھا رہا ہے، اور اسے نیوکلیر میزائل کی مینوفیکچرنگ سے بھی نہیں روکا جا سکتا، کیونکہ نارتھ کوریا ان ممالک کا حال بھی دیکھ چکا ہے جنہوں نے امریکہ کے کہنے پر نیوکلیر ویپنز بنانا بند کر دیا تھا۔ عراق، لیبیا اور فی الحال یوکرین کی مثال سب کے سامنے ہے۔ ان سبھی کنٹریز نے امریکہ کے کہنے پر اپنا نیوکلیر پروگرام شٹ ڈاؤن کیا تھا، لیکن میرا پرسنل اوپینین ہے کہ نیوکلیر میزائل اب بن چکا ہے۔ اب کوئی بھی کنٹری کسی اور کنٹری کے کہنے پر اپنے نیوکلیر میزائل سے ڈس آرم نہیں ہوگا، اس لیے دنیا کے سبھی نیوکلیر آرمڈ اسٹیٹس کو بیٹھ کر اس کے پیسفل یوز کو تلاش کرنا چاہیے، جیسے اسپیس ایکسپلوریشن وغیرہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ جواباً کیا کارروائی کرتا ہے اور اس کے جواب میں نارتھ کوریا کیسے ریسپونڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ یہ ہیں وہ سورسز جن کی وجہ سے یہ ویڈیو بن پائی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں جلد اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔